Good morning to all of you students. In previous class, we studied the making of nationalism in Europe. Today, we will learn the age of revolution from 1830 to 1848. Student, तुम्हें याद होगा 1815 की घटना। बयाना में विजेता देश एकत्रित हुए थे, जिसको हम बयाना संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि में बुर्बो वंश को रीइंस्टेट किया गया था और रीइंस्टेशन के बाद बुर्बो वंश ने अपनी शक्ति और अधिक मजबूत करने की कोशिश की और की भी। इसके बाद उसने जो रेवोल्यूशनरीज था उन रेवोल्यूशनरीज पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, उसका दमन करना शुरू कर दिया, जिसके कारण लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए, भूमिगत हो गए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे अपने काम से बाज आने लगे, वे काम छोड़ दिए। उसने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया, कलेक्टिव आइडेंटिटी कॉमन पीपल में अंडरग्राउंड रहते हुए इतना बढ़ाया कि उनकी शक्ति यानी रेवोल्यूशनरीज की शक्ति और अधिक बढ़ गई। छात्रों, लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने जुलाई 1830 में आते आते अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली और आंदोलन को इतना आगे बढ़ाया, फ्रांस में खास करके आंदोलन इतना फोर्सफुल हो गया कि बुर्बो वंश को के राजा को सत्ता से बेदखल कर दिया, सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया और उनकी जगह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम को लाया तथा लुई फिलिप को उनका अध्यक्ष बनाया। छात्रों, जुलाई 83 की क्रांति का प्रभाव न केवल फ्रांस तक सीमित रहा, यूरोप के अन्य देशों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में विद्रोह इतना भयावह हुआ कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। छात्रों, यूनान ओटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था, जहां आंदोलन, हालांकि आंदोलन वहां 1821 से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन 30 आते आते फ्रांस की घटना को देख करके आंदोलन इतना जुझारू हो गया कि 1832 में ओटोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया में उनको संधि करनी पड़ी और यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित करना पड़ा। इस प्रकार यूनान जो है विश्व के रंगमंच पर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आ गया। छात्रों, जुलाई 83 की घटना के बाद मेटरनिख ने एक टिप्पणी की थी। देखो, कोई घटना घटती है और उसका प्रभाव जब अन्य जगह पड़ता है तो मेटरनिख एक व्यक्तित्व था उस समय का, ऑस्ट्रिया के राजा थे, और उसने क्या टिप्पणी की कि यदि फ्रांस जीतता है तो यूरोप के अन्य देशों को सर्दी खांसी हो जाती है। मतलब उसका हुआ कि यदि फ्रांस में कोई घटना घटती है तो उसका गहरा प्रभाव यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ता है। स्पष्ट हो गया सीखने का मतलब। छात्रों, द एज ऑफ रेवोल्यूशन को हम 3 हिस्सों में बांट करके समझने की कोशिश करेंगे। जो
पहला भाग है उसका, वह है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। छात्रों, आमतौर पर रूमानी कलाकार और कवियों ने यह माना था कि राष्ट्र का आधार उसके अतीत, साझा सामूहिक विरासत और एक साझा संस्कृति जो अतीत में था उसको ही माना जाए और उसके आधार पर राष्ट्र की कल्पना की जाए। छात्रों, जर्मन दार्शनिक योहान ग्राटफील्ड का मानना था कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों, जो कॉमन पीपल है, उसी में निहित होती है। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जिसको हम फोक सॉन्ग कहते हैं, ठेठ देहात में, रिमोट एरिया में लोग गाते हैं, और लोक नृत्यों में ही से ही प्रकट होती है। इसीलिए संस्कृति के इन स्वरूपों के एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण के परियोजनाओं के लिए आवश्यक है। छात्रों, मेरे कहने का मतलब है कि यदि कहीं नेशनलिज्म या राष्ट्र जब बनने की बात होती है तो हम किन किन चीजों को एकत्रित हमें करना चाहिए, वह उन फिलोसफर की दृष्टि में यह था कि जो फोक डांस, फोक सॉन्ग, इसको भी शामिल किया जाए। छात्रों, भाषा ने भी राष्ट्रीय भावना के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो विश्व के अनेक घटनाओं से हमें प्राप्त होता है। अब छात्रों, जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। अब देखो, 1830 से 1848 के बीच का समय यूरोप में भारी कठिनाइयों को लेकर आया था। हम यदि यह कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रियल में अत्यधिक कठिनाइयों का यह समय रहा, जैसा कि हम विभिन्न किताबों में पढ़ते हैं तो हमें प्रतीत होता है। इस दौरान क्या क्या समस्याएं आई? पॉपुलेशन में बेतहाशा वृद्धि हुई, और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो तुम जानते हो कि विभिन्न समस्याओं की जड़ पॉपुलेशन होती है। पॉपुलेशन बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी बढ़ेगी तो इससे अनेक समस्याएं अपने आप पैदा हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त जो शहर में लोग थे, वह भीड़ भाड़ वाला इलाका जो होता है, जो भीड़ भाड़ वाली बस्ती थी, उनमें जाके रहने लगी। देखो यहाँ कितनी तरह की समस्याएं थी और किस तरह लोगों को यह करना पड़ता था। लघु उत्पादक जो थे, खास करके जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के क्षेत्र में काम करते थे, सूती वस्त्र उद्योग बनाते थे, उनके लिए क्या समस्या थी? ब्रिटेन क्या था उस समय में? सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री के क्षेत्र में इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पहले हुआ, और उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो स्तर था वह बहुत ही उम्दा किस्म का था। और फ्रांस में क्या था? लोग हाथ से कुछ तो काम होता था, कुछ छोटे छोटे उद्योग थे, उससे भी होता था, लेकिन अधिकांश काम वहां हाथ से होता था। तो कपड़ा वाले को जो एक मशीन से होगा, उम्दा किस्म की क्वालिटी उसकी होगी, तो कपड़ा उद्योग को, कपड़ा के मजदूरों को, कपड़ा के व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा करना पड़ता था ब्रिटेन से, और उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। अब यूरोप के इलाकों में जहां पर
कुलीन वर्ग, बहुत जगह तो ऐसा था, सब जगह तो इस तरह के सिस्टम नहीं था, लेकिन जहां पर कुलीन वर्ग अभी भी अत्याचार से बाज नहीं आते थे, तो वैसे सामंती इलाकों में मजदूरों को, किसानों को शुल्क देने और उनकी जिम्मेदारियों के बोझ तले अभी भी वो दबे हुए थे। तो स्वाभाविक बात है, जहां इतनी कठिनाई रहेगी वहां हार्डशिप का होना कितना, वहां हार्डशिप का होना स्वाभाविक बात है। अब ऐसे छात्रों, ऐसे समय में जनता का शोषण कम ही नहीं हो रहा था। स्वाभाविक बात है कि जनता में क्या होगा, जब शोषण कम नहीं होगा तो और हार्डशिप बढ़ता चला जाएगा तो लोगों में असंतोष होगा, और असंतोष होगा तब क्या होगा, वह विद्रोह के रूप में प्रकट होगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है, और यही बात वहां हुई भी। एक घटना के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जो वह घटना कहाँ की है, वह घटना वहीं की सैलेसिया की है, जहां हार्डशिप के कारण, शोषण के कारण इस तरह की घटना घटी। घटना क्या है, मैं तुमको कहानी के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं। सिलेसिया के एक गांव में के बुनकरों, देखो सिलेसिया में एक गांव है, वहां के बुनकर कपड़ा अत्यधिक बुनता था। वह बुनकरों का समझो कि गांव ही बुनकर का था, और ठेकेदार से वह कॉटन लेकर के कपड़ा बुनता था। तो दो तरह के लोग वहां थे, एक तो बिल्कुल मजदूर थे, एक जो कुछ पैसा लेकर के अपना कपड़ा बुनवाते थे और फिर वह ठेकेदार को देते। ठेकेदार को क्या था, जो कॉन्ट्रैक्टर अत्यधिक पैसा के रूप में, अत्यधिक पैसा वसूलने के लिए यदा कदा वह क्या करता था, उसकी दाम को कम कर देता था। फल क्या होता था, बुनकर भी मारे जाते थे, और बुनकर में बुनने में जो काम में लगे हुए मजदूर थे उनको भी कम मजदूरी मिलती थी। एक बार की घटना है, कीमत को बहुत अधिक कम कर दिया कॉन्ट्रैक्टर ने। यह देखकर लोग इतना दुखी हुए कि सारे मजदूर पंक्तिबद्ध होकर के जो कॉन्ट्रैक्टर का घर था उसकी ओर कूच किया, और वहां जाने के बाद लोगों में आक्रोश, असंतोष इतना था कि जो उसको पहले मालिक समझता था, उस पर वह जीवन की बात सोचता था, उसके घर में जबरदस्ती घुस गया, और घुसने के बाद जो उसके घर में साजो सामान का रखा हुआ था, उन सारे को तोड़ फोड़ कर। इतना ही से उसका असंतोष नहीं रुका, देखा कि यहाँ तो केवल उनके सामान हम तोड़े हैं, असली जो हमारा खून चूस करके जो रखा है, वह कॉटन टेक्सटाइल का गोदाम किधर है। वह उसकी ओर एक समूह उधर की ओर चला गया, और उसको तोड़कर गोदाम का ताला और गोदाम से कपड़ा को निकालकर उसको उसको अब लूट लिया, उसको जर्रा जर्रा उसका निकाल दिया। तो छात्रों, यह था बुनकर का असंतोष। अब हम जो अगला हमारा पॉइंट होगा, जो लास्ट हमारा यह तीसरा जो पॉइंट है, वह है रेवोल्यूशन ऑफ द लिबर्टी। तो यानी यह रेवोल्यूशन कब, तो 48 का, 1848 का। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जर्मनी, अब देखो क्या है, जहां पर गरीबी हो, बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, तो वहां पर किसान मजदूर विद्रोह करेगा। भूख से लोग जहां त्रस्त हो, बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। यही बात
कहाँ हुई थी? जर्मनी में। गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से जूझ रहे किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, और उसके पैरेलल जो मिडिल क्लास के लोग थे, पढ़े लिखे, जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर, यह सब आते थे, वह भी क्या कर रहे थे? आंदोलन चला रहे। फरवरी 1848 में पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए, और उतरने के बाद क्या किए? जगह जगह पर अवरोध लगा दिए। अवरोध लगाने के बाद लुई फिलिप को सत्ता से हटा दिया। देखो, सत्ता से इसीलिए हटा दिया कि पहले लुई फिलिप को बनाया था, लेकिन 48 में हटा दिया कि उनको जो आशा और आकांक्षाएं थी, उस पर वे खरा नहीं उतर पाए, और फिलिप को सत्ता से हटा दिया। हटाने के बाद नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष के ऊपर वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार को गारंटी दी। अब समझो कि काम का अधिकार का कोई गारंटी दे देगा, उसके लिए कुछ वर्क भी करना पड़ेगा, वैसे गारंटी तो नहीं देगा। उसके लिए उसने क्या किया? रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाना स्थापित किया। जानते हो, एक कारखाना बेरोजगारी कम करने के लिए, एक कारखाना में कितने लोग काम करते हैं तुम अंदाजा लगा सकते हो। तो बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए जाने लगे। छात्रों, यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का अस्तित्व में नहीं आया था, जैसे अब वहां तो राष्ट्र राज्य की ओर हो गया था, लेकिन जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है, ऑस्ट्रिया, हंगेरियन साम्राज्य है, इस समय राष्ट्र राज्य का अस्तित्व वहां नहीं आया था। वहां के उदारवादी मध्य वर्ग के जो स्त्री पुरुष थे, उन्होंने संविधानवाद की मांग की, और राष्ट्रीय संविधानवाद की मांग को उसने क्या? राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्र को एक बनाया जाए। इसका मतलब राष्ट्र कई हिस्सों में बटा हुआ था, तो राष्ट्रीय एकीकरण को मांग करके दोनों को जोड़ दिया। वह इसलिए जोड़ दिया कि आंदोलन प्रखर हो, जुझारू हो, जिससे कि आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके और आंदोलन कामयाबी तक पहुंच सके। छात्रों, अब देखो, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां से, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको अब हम बताने जा रहे हैं। वह क्या है? तुमको नेपोलियन की संहिता के बारे में पहले पढ़ चुके हो, उसकी चर्चा मैं कर देना यहाँ जरूरी समझता हूँ। जर्मन रीजन के 39 छोटे छोटे भागों को मिलाकर नेपोलियन ने एक इकोनॉमिक फेडरेशन बनाया था, जिसकी चर्चा पीछे मैंने किया था। और उसको जो बयाना की संधि थी, उसको भी छेड़छाड़ नहीं किया, क्योंकि वह काम की चीज थी। इकोनॉमिक जोन बनाया था, फेडरेशन बनाया था। अब इससे वहां के जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास के लोगों में, मिडिल क्लास में कौन कौन आएगा? पीछे भी मैंने चर्चा किया है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, एडवोकेट है ना, एजुकेटेड क्लास जिसको हम कहते हैं, वे सब इसके अंतर्गत आते हैं। उन्होंने क्या? उनमें कॉमन आइडेंटिटी का विकास होना शुरू हो गया, क्योंकि बिना कॉमन आइडेंटिटी का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कॉमन आइडेंटिटी का विकास होना शुरू हो गया, और 1830 के बाद एजुकेटेड क्लास के जो लोग थे, वे सब कहाँ जमा हुए? सब कोई के मन में एक जगह बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, एक बैठक नहीं, 2 बैठक, 3 बैठक, और तब वे लोग क्या किए? सब मिल करके एक मत बनाए, और फिर एक सामने मिल करके
और क्या कहना है, सर्व जर्मन नेशनल असेंबली बनाने की दिशा में कदम रखना शुरू किया। जब तक लोग एक जगह बैठ करके एकत्रित नहीं होते हैं, तब विभिन्न तरह के विचार नहीं आते। इसीलिए कहीं भी असेंबली बनाने की, कमेटी बनाने की जरूरत होती है। छात्रों, 1848 आते आते आंदोलन इतना जुझारू, इतना प्रखर, इतना फोर्सफुल हो गया कि इन लोगों ने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का आयोजन किया। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट तुम्हें स्क्रीन पर देख रहे हो, कितना सुंदर लगता है देखने में। इसमें जर्मन राष्ट्र के संविधान का प्रारूप, कोई देश होगा तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया गया और नए राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा के हाथ में दे दिया जो उसको अध्यक्षता करने या उसको संचालन करने से ही उसने क्या किया, मना कर दिया। क्योंकि वह राजा समझता था कि हमको भी संसद के अधीन ही रहना पड़ेगा, अंडर रहना पड़ेगा। तो कोई राजा जो बिना रोक टोक का शासन करता हो और उसको संसद का प्रतिरोध झेलना पड़े, तो क्या उसमें वो करेगा। इसीलिए उसने क्या किया, इसको करने से इनकार कर दिया। और देखो उसने क्या किया, जो रूढ़िवादी विचारधारा वाले लोग थे उनसे मिलकर के आंदोलन को कमजोर करना शुरू कर दिया। अब देखो यहाँ हम यह करेंगे कि जो कमजोर करना शुरू को कर दिया, लेकिन क्या राजा के अकेले जब इतने इंटेलेक्चुअल एक साथ थे, मजदूर से महिलाएं थी और सबको क्या कहते हैं, वह अकेले राजा साजिश करके कमजोर करता? नहीं। जो मिडिल क्लास के लोग थे उनमें भी खामियां थी। वह खामियां क्या थी? जो राइट मिलना चाहिए महिलाओं को, जो जी जान से कंधे में कंधे मिलाकर पुरुषों के साथ आंदोलन में भाग लिया, हिस्सा लिया, उसको वोटिंग राइट से वंचित कर। जब पार्लियामेंट हुआ तो उसको बैठने क्या, उनके खड़े कर दिया उसमें। अब सवाल उठता है कि जो आदमी, जो महिलाएं दिन रात एक करके आंदोलन में हिस्सा ली, उन्हें वोटिंग राइट से वंचित कर दिया। साथ ही साथ जो समाज के नीचे पदान के लोग थे उनके साथ भी अच्छा ट्रीटमेंट मिडिल क्लास के लोगों ने नहीं किया, जिसके कारण क्या हुआ, यह संसद धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। अब इस आंदोलन के बाद हम बात करते हैं राजा की। और देखो छात्रों, इतना आंदोलन हो रहा है, अब आंदोलन के साथ साथ राजा जो गद्दी पर रहता है उसके भी इंटेलिजेंस होते हैं। उसको मालूम होने लगा, उसको महसूस होने लगा, उसको सूचना मिलने लगी और वह स्वयं महसूस करने लगा कि जो लिबरल राष्ट्रवादी आंदोलनकारी हैं, उदारवादी राष्ट्रवादी आंदोलनकारी हैं, इसको बिना रियायत दिए जो यह रिवोल्ट है इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। और छात्रों, हम चर्चा करेंगे कि जो अब तो पढ़ा दिए, इतनी बात तुम लोगों ने धैर्य से सुना, तो अब हम होमवर्क और डाउट क्लियर करने की बात भी करते हैं। कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है और बुक के अंत में भी कुछ महत्वपूर्ण बोर्ड टाइप क्वेश्चन दिए होते हैं। उसको जो पहले तुम लोगों को फॉर्मेट मालूम है दिया गया था, उसे लिख करके सबमिट करोगे। साथ ही जो तुम्हें डाउट है उसको डाउट पूछने के लिए स्क्रीन पर तुम्हें वह एड्रेस दिखाई पड़ रहा है, उसके माध्यम से तुम पूछोगे
और जो कभी भी, जब कभी भी तुमको और कोई वीडियो देखने, अब छुट्टी हो रही है, जब तुमको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता हो, तो तुम जो यूट्यूब है, उस यूट्यूब पर जैसे अभी देखते हो, वैसे सोशल साइंस विद डॉक्टर आरपी सिंह को क्लिक करोगे तो तुम्हें और वीडियो प्राप्त हो जाएगा।